टोनी की उम्र 24 साल थी। वो थोड़ा नशे में था और उसे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना था। साओ टोम गांव के इस पुराने कब्रिस्तान से उसके घर का रास्ता एक शॉर्टकट था। हालांकि गांव के लोग कहा करते थे कि इस कब्रिस्तान में रात को जाना बुरा नसीब लाता है, पर टोनी को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। हाँ हाँ हाँ, अरे माँ मेरी बात तो सुनो 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 तो सही बाबा, मैं रास्ते में हूँ माँ, बस आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, जल्दी ही आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैंने आपसे बोला ना कि मैंने खाना खा लिया है, आप भी खाओ प्लीज। सो जाओ माँ, सो जाओ, मैं बस आ रहा हूँ, है ना। मैं हेलो हेलो माँ माँ। तभी अचानक से फोन कट गया। टोनी ने फोन को ध्यान से देखा तो उसमें सिग्नल ही नहीं था। वो फोन रखकर आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी नजर सामने एक गुमनाम कब्र पर गई। उस कब्र के ऊपर एक लड़की अकेली बैठी थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत लंबे समय से किसी का इंतजार कर रही हो। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अरे यार, क्या बात कर रही हो? ये कब्रिस्तान है, यहाँ कोई टहलने थोड़े ना आएगा। जाने से पहले एक बात पूछूं? मेरा नाम पता है तुम्हें? सवाल अजीब था, पर टोनी इस वक्त बहुत थका हुआ था और उसके दिमाग पर सिर्फ घर का बिस्तर सवार था। इसीलिए उसने वही किया जो एक डरा हुआ इंसान सबसे पहले करता है। उसने मान लिया कि ये कोई मजाक है। हाँ, तुम्हारा नाम? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वही पत्थर पर तो लिखा है साफ साफ। क्या लिखा है? आई एम द लविंग मेमोरी ऑफ मैरी। हाँ, मैरी। मैरी जी, बस खुश? अब पीछा छोड़ेंगी आप मेरा? मैं जाऊं? हालांकि उस पुराने पत्थर पर कुछ भी नहीं लिखा था। तुमने भी मुझसे झूठ बोला। मैं मैरी नहीं हूँ। मैं 40 साल से इस अंधेरे में दफन हूँ, एक एक सांस गिनते हुए। अब तुम्हारी यही झूठी जुबान तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे इस अंधेरे में खींच लाएगी। तभी एक झटके में टोनी के पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी और उस अंधेरे गड्ढे से काले नीले हाथ तेजी से बाहर आने लगे। उन हाथों के नाखून मिट्टी से भरे हुए थे। उन हाथों ने टोनी के घुटनों को ऐसी मजबूती से जकड़ा कि उसकी हड्डियां चटकने लगीं। वो बुरी तरह से चिल्लाया, पर उन मुर्दा हाथों ने उसे पलक झपकते ही नीचे खींच लिया और फिर मिट्टी ऊपर आकर बिल्कुल फ्लैट हो गई, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह वहां टोनी की सिर्फ एक आखिरी निशानी बची थी, उसका फोन। गांव के लोग अब वही पुरानी घिसी पिटी बातें दोहराएंगे जो वो हमेशा से कहते आए हैं, खराब किस्मत, या फिर लड़का घर से भागकर शहर चला गया होगा। पर उन्हें क्या पता कि सच इस कब्रिस्तान के मिट्टी के नीचे, बहुत नीचे, हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुका था। 20 किलोमीटर दूर मडगांव में बाकी सब मछुआरे अपने अपने काम में लगे थे, पर गंगा रेत पर बैठा फैनी पी रहा था और जिंदगी में उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो बस चुपचाप बाकियों को काम करते देखता रहता और पीता रहता। ओए गंगा, अरे आज भी जाल लपेट कर बैठा है के? अरे देखो भाई, मडगांव का सबसे बहादुर मछुआरा, अब इसने खुद ही मान लिया है कि मछलियां इसके नसीब में है ही नहीं। अरे देखो देखो, सब लोग देखो। डरपोक, ये नाम मडगांव के लोगों ने उसे 25 साल पहले दिया था और यही नाम गंगा की पहचान बन गई थी। गंगा का बाप जमुना
एक बहुत ही बहादुर आदमी था और गंगा वो डरपोक बेटा जिसने 15 साल की उम्र में अपने बाप को पुराने लाइट हाउस के अंदर तड़प तड़प कर मरते देखा था। मडगांव के सबसे बहादुर मछुआरे जमुना का बेटा। अरे है, बाप ने समंदर से लड़ते लड़ते जान दे दी और बेटा यहाँ किनारे पर बैठकर अपनी जान फूंक रहा है। लोग सही ही तो कहते हैं। हाँ, सोयरो काका टोने। हाँ, टोने कल रात से घर नहीं आया काका। उस लड़के ने सोयरू को पूरी बात बता दी। टोनी सोयरू का बेटा था। गांव वालों ने पूरी कहानी सुनी और उन्होंने तय कर लिया कि टोनी गांव छोड़कर भाग गया है। पर गंगा को एक बात खटक रही थी कि कोई भागने वाला अपना फोन कब्रिस्तान में छोड़कर क्यों भागेगा। गंगा को भूत प्रेत पर यकीन था और उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी के पास नहीं थी। कुछ समय पहले जब वो वापस उस पुराने लाइट हाउस में गया था तब उसने एक भूत को अपनी बोतल में बंद कर लिया था। हालांकि उसे कभी भी अपनी उस ताकत पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो इतना समझ गया था कि टोनी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। दोपहर के 2 बजे थे। सोयरू अपने घर के दरवाजे पे चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठा था। गंगा वहां से गुजर रहा था। वो सोयरू को परेशान देखकर उसके सामने रुक गया। सोयरू, टोनी के बारे में मैंने सुना। अच्छा सुनो, मैं निकल रहा हूँ उसको ढूंढने के लिए। चिंता ना करो, कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। ठीक है, इतना ना सोचो। अरे तू रहने दे रे गंगा। गांव में सबको पता है कि तू घुटने भर पानी के आगे तक जाता नहीं है। नहीं तो ससुरा, जो लड़का लाइट हाउस में अपने बाप को मरता हुआ छोड़कर भाग गया, वो आज किसी और के बेटे को ढूंढेगा। अरे जा रे जा, तू जाकर अपनी दारू पी, गंगा फेनी पी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। तुझसे ये सब नहीं होगा, चल जा। गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से पलटा और अपने घर चला गया। रात हो चुकी थी। गंगा अपने घर में चुपचाप बैठा था कि तभी उसने अलमारी से एक फेनी की भरी हुई बोतल उठाई। उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसकी एक एक बूंद रेत में बहा दी। गंगा ने खाली बोतल को अपने झोले में डाला और अकेला साओ टोम के कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रात के 11 बज चुके थे। गंगा साओ टोम के कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने खड़ा था। रात के अंधेरे में वो कब्रिस्तान बहुत डरावना दिख रहा था। हर तरफ घना अंधेरा था और हवा में पुरानी मिट्टी की एक अजीब सी महक थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी लालटेन की मध्यम रोशनी में एक कब्र के ऊपर से सूखी पत्तियां साफ कर रहा था। जेवियर पिछले 50 साल से यहां कब्रें खोदने का काम करता था। चचा, ओ चचा, अरे आधी रात को पत्ता काहे साफ कर रहे हो? चचा, सोने का वक्त हो गया है, जाओ सो जाओ। वैसे भी मुर्दा लोग कोनो कंप्लेंट थोड़ी ना करेंगे। जेवियर ने अपना काम रोका और लालटेन ऊपर उठाकर इस अनजान शख्स को देखा। चाचा नहीं हूं मैं तेरा, जेवियर नाम है मेरा, जेवियर। आधी रात को यहाँ भटकने वाले या तो जिंदा नहीं होते या यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाते। कौन है तू? राम राम जी की चचा,
अब मैं मडगांव से आया हूँ, नाम है हमारा गंगा। अब मैं यहाँ उस लड़के को ढूंढने आया हूँ चचा, नाम है टोनी। सुना है उसका फोन इसी कब्रिस्तान में मिला था। अब वो जगह देखनी है मुझे, कहाँ मिला था, कौन सी जगह है वो? पुलिस बोल कर गई है कि लड़का कहीं भाग गया है, और तू आधी रात को क्यों अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहा है? चल जा जा अपने घर सो जा आधी रात को। जो भागता है ना चाचा, वो अपना फोन कब्र में छोड़कर नहीं जाता है। जेवियर ने उसे गौर से देखा, फिर एक हल्की सी खुश्क हंसी हंसा। अरे तू तो गंगा है, जमुना का डरपोक बेटा। मैंने तेरे बारे में सुना है, मडगांव का वो डरपोक मछुआरा जो घुटने भर पानी के आगे नहीं जाता। अरे जा रे जा, तू क्या ढूंढेगा उसे? जा लौट जा यहाँ से, जा चल। हाँ हाँ हूँ मैं डरपोक, बिल्कुल सही सुना है आपने। 30 साल से डर ही तो रहा हूँ, पर आज रात मैं इस कब्रिस्तान के अंदर जा रहा हूँ, आपके साथ या फिर आपके बिना। अब आप देख लो, एक डरपोक को अकेले अंदर जाने देना है या फिर चलना है साथ में मेरे, देख लो आप। अब जेवियर ने लालटेन उठाई और चुपचाप कब्रिस्तान के सबसे पिछले कोने की तरफ चलने लगा। गंगा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वहां सबसे अलग एक पुरानी कब्र थी, जिसके ऊपर एक हल्का झुका हुआ हरा पत्थर था। उस पत्थर पर ना कोई नाम था, ना कोई तारीख। रुक, इसी पत्थर के पास मिला था वो टोनी का फोन, यहीं पड़ा था। गंगा ने झुककर उस खाली ग्रेवस्टोन को छुआ और फिर उसने जेवियर की तरफ देखा। ए चाचा, ये कब्र किसकी है चाचा? इस पर किसी का नाम काहे नहीं लिखा है? जेवियर ठिठक गया। उसने अपनी लालटेन थोड़ा पीछे की और गंगा से नजरें चुराने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था, पर फिर चुप रहकर अपना सिर उसने झटक दिया। गंगा को उसकी खामोशी थोड़ा अजीब लगी, पर उसने जेवियर से कुछ कहा नहीं। इससे पहले गंगा कुछ और पूछता, उसकी नजर उस गुमनाम कब्र के पास बिखरी ताजा मिट्टी पे गई। उसने धीरे से अपना हाथ उस ताजा मिट्टी के ढेर की तरफ बढ़ाया। जैसे ही गंगा ने उस मिट्टी को छुआ, अचानक से कब्रिस्तान की हवा बदल गई। पेड़ों के सूखे पत्ते जमीन से उठकर हवा में गोल गोल घूमने लगे। हवा इतनी तेज थी कि आंखें खोलना तक मुश्किल हो रहा था। ये सब देखकर जेवियर घबरा गया। बाप रे, गंगा, देखो गंगा, ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। अरे मैं कह रहा हूँ चलो, मैं बोल रहा हूँ चलो, जल्दी चलो। मुझे बाप रे। जेवियर डर के मारे पलटा और तेजी से फाटक की तरफ भागने लगा, पर वो मुश्किल से 4 कदम ही गया होगा कि ऊपर से एक मोटी भारी डाली टूटकर सीधा उसके पीठ पर आकर लगी। वो जमीन पर औंधे मुंह गिरा और लालटेन उसके हाथ से छूटकर मिट्टी में लुढ़क गई। ओ चाचा, अरे अरे संभल के चाचा। गंगा तुरंत जेवियर को उठाने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। जमीन पर गिरा जेवियर अचानक से पीछे की तरफ खिसकने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अदृश्य हाथ उसे पूरे जोर से पीछे घसीट रहा हो। जेवियर ने डर के मारे जमीन की मिट्टी को पकड़ने की कोशिश की। उसके नाखून मिट्टी में धंस गए, पर वो ताकत उसके बस में नहीं थी, बल्कि जेवियर उस ताकत के बस में था। जेवियर का जिस्म मिट्टी में धंसता हुआ उस गुमनाम कब्र के पीछे खड़े पेड़ के पास पहुंच गया, और अगले ही पल वो एक झटके से हवा में ऊपर उठ गया, जैसे किसी ने उसे ऊपर से खींचा हो।
गंगा ने डरते डरते ऊपर देखा। जेवियर उस पेड़ की सबसे मोटी डाल से उल्टा लटक रहा था। उसके दोनों पैर ऊपर हवा में बंधे थे और सिर नीचे की तरफ जमीन की तरफ झूल रहा था। अरे ये क्या हो गया जेवियर चाचा? अरे वहाँ ऊपर काहे लटक गए? अरे नीचे आओ। अरे वैसे भी आपकी उम्र अब पेड़ पर चढ़ने की नहीं रही चाचा। अरे नीचे आ जाओ, नीचे। इससे पहले कि जेवियर कुछ बोल पाता, उस पेड़ के पीछे से एक लड़की के हंसने की आवाज आई। गंगा की नजर उस अंधेरे कोने की तरफ गई। तभी उस हल्की धुंध में उस पेड़ के पीछे से एक लड़की का साया धीरे धीरे निकलकर गंगा के सामने आया। उसके बिखरे हुए बाल हवा में तैर रहे थे। चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा था। उस लड़की की ठंडी निगाहें गंगा को घूर रही थी। गंगा भी डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि उस लड़की ने हाथ आगे बढ़ाया और एक झटके में गंगा का पैर जमीन से उखड़ गया। वो लड़की उसे जमीन पर घसीटते हुए पेड़ के पास ले गई। अरे छोड़ो मुझे। अरे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे छोड़ो। अरे छोड़ो। अरे अगले ही पल उस लड़की ने गंगा को हवा में ऊपर खींच लिया और पलक झपकते ही गंगा भी जेवियर के बिल्कुल बगल में उसी मोटी डाल से उल्टा लटक रहा था। उसके कपड़े नीचे की तरफ लटक गए, झोला जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह गईं। तभी उस लड़की ने धीरे से अपनी गर्दन टेढ़ी की और अजीब सी आवाज में कोई पुराना गाना गुनगुनाने लगी। अरे मैम साहब, आधी रात को कब्रिस्तान में उल्टा लटका कर गाना कौन सुनाता है? प्लीज मैडम, प्लीज मुझे नीचे उतारो। सिर फटा जा रहा है हमारा। अरे पूरा शरीर का खून हमारे दिमाग में घुसा जा रहा है। हमारा दिमाग इतना खून बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उतारिए नीचे हमको। अरे तभी अचानक उस औरत ने अपना गाना रोका और वो हवा में तैरते हुए गंगा के बिल्कुल पास आ गई। अब तू मुझे बताएगा कि मैं गा सकती हूँ या नहीं? नहीं। अब आप बिल्कुल गा सकती हैं। अरे आपकी आवाज तो लता दीदी से भी सुरीली है। हाँ, कहिए तो हम भी आपके साथ सुर लगाए। ऐसा रे गा मा पा धा नी नी सा नी गा धा पी गए पानी। देखिए मैडम, प्लीज अब नीचे उतार दीजिए, प्लीज। अच्छा चल, अगर तूने मेरा नाम बता दिया तो मैं तुझे जाने दूंगी। बता, कौन हूं मैं? गंगा ने डर के मारे बगल में झूल रहे जेवियर को देखा। जेवियर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने धीरे से अपना सिर गंगा की तरफ घुमाया और बिल्कुल हल्के से फुसफुसाया। रोजा नाम है इसका। बोल दे गंगा, नहीं तो ये जान से मार डालेगी हमें। रोजा नाम है इसका, बोल। गंगा ने गहरी सांस ली और डरते डरते धीरे से बोला, वो आपका नाम रोजा है ना? अरे वाह, तुझे कैसे पता? खैर छोड़, चल, मैंने तुझे आजाद किया। औरत के ऐसा बोलते ही गंगा अचानक से जमीन पर पीठ के बल गिर पड़ा। उसने बिना वक्त गवाए चुपके से जमीन पर पड़े अपने झोले को उठाया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जेवियर ने ऊपर से रोते हुए गंगा की तरफ देखा। अरे गंगा बेटा, अरे तुमने चाचा कहा है ना, अरे अपने चाचा को छोड़ के मत जा बेटा, मत जा बेटा, ये मुझे मार डालेगी बेटा, अपने चाचा को छोड़ के मत जा बेटा। गंगा, मेरे गंगा बेटा, ए बेटा। राम राम चाचा, अब अपना देख लो।
वैसे भी कब्रिस्तान आप ही का तो है, 40 साल से यही हो ना। एक काम करो, रात लंबी है, बाकी बचे सूखे पत्ते अब रोजा मैडम के साथ मिलकर साफ करो। मैं चला, राम राम जी की। गंगा 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक से उसके कदम ठिठक गए। उसे अपना वादा याद आया, टोनी को ढूंढने का वादा। उसने झट से अपने झोले के अंदर हाथ डाला और फेनी की वो खाली बोतल निकाली। उसके दिमाग में वो लाइट हाउस की रात घूम रही थी जहां उसने 2 हफ्ते पहले ही एक भूत को अपनी बोतल में बंद किया था। उसने झटपट बोतल का ढक्कन खोला और उसे ऊपर हवा में उस औरत की तरफ तान कर खड़ा हो गया। चल, अरे अंदर घुस जा, जल्दी कर, टाइम नहीं है, जल्दी घुस। तभी उस लड़की ने अपनी गर्दन घुमाई और गंगा को घूरने लगी। गंगा ने एक नजर उस खाली फेनी की बोतल को देखा और बिना सोचे समझे वो खाली बोतल पूरे जोर से उस लड़की की तरफ दे मारी। जैसे ही वो बोतल उस लड़की से टकराई, कब्रिस्तान में एक भयानक तेज चीख गूंजी और अगले ही पल उस लड़की की रूह उस खाली फेनी की बोतल के अंदर खिसती चली गई और एक तेज आवाज के साथ जेवियर नीचे जमीन पर आ गिर पड़ा। अब वो फेनी की बोतल गंगा के सामने हवा में झूल रही थी। अब बताइएगा मैडम, का दुश्मनी है इस पूरे गांव से? काहे बेचारे यहाँ लोगों को डरा रखा है? और वो लड़का टोनी कहाँ है वो? और ये बताइए, ये का लगा रखा है? हर आने जाने वाले से अपना नाम पूछती रहती हैं आप। कहे आपको अपना नाम याद नहीं है का? मेरा नाम रोजा है, रोजा डाइस। मैं किसी को मारना नहीं चाहती गंगा, मैं तो बस अपना नाम सुनना चाहती हूँ। किसी के मुंह से अपना नाम सुनने के लिए तरस गई हूँ मैं। मैंने टोनी से भी अपना नाम पूछा था, पर उसने मुझे धुतकार दिया और मैंने उसे वहीं जिंदा दफन कर दिया। नाम सुनने के लिए कोई ऐसा करता है क्या? देखिए, पूरी बात बताइए, क्या हुआ था आपके साथ, बताइए। बात 30 साल पुरानी है। मैं और पीटर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरा परिवार इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था। जब हमने देखा कि वो कभी नहीं मानेंगे, तो हमने गांव से भागने का फैसला किया। पर मेरे घर वालों को हमारे इस प्लान का पता चल गया और उनका दिमाग खराब हो गया। उस काली रात को मेरे बाप ने मुझसे झूठ बोला। उसने बहुत प्यार से मुझसे कहा कि वो हमारी शादी के लिए तैयार है और पीटर इसी कब्रिस्तान में मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उसकी बातों में आ गई। मुझे लगा मेरा बाप बदल गया है। मैं खुशी खुशी उसके साथ यहाँ चली आई। रोजा की आवाज डर से कांप रही थी, जैसे वो मंजर बिल्कुल उसकी आंखों के सामने हो। पर जब मैं वहां पहुंची तो वहां पीटर नहीं था। यहाँ पहले से एक गहरा गड्ढा खुदा था, एक कब्र। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरे बाप ने मुझे जोर से उस गड्ढे में धक्का दे दिया। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, भीख मांगती रही, पर उसने पत्थर दिल बनकर मेरे ऊपर गीली मिट्टी डालना शुरू कर दिया। उसने मुझे जिंदा दफना दिया गंगा, जिंदा। ये सुनकर गंगा का जिस्म ठंडा पड़ गया। उसने अपने पास खड़े जेवियर को देखा। मैं एक एक सांस के लिए तड़पती रही और आखिरकार मेरी मौत हो गई। मेरे बाप ने मेरी कब्र पर ये गुमनाम पत्थर रख दिया ताकि कोई जान न सके कि रोजा यहाँ दफन है। मेरा नाम, मेरी पहचान सब मिट्टी में दबा दी। आज तक जब भी कोई रात को इस कब्रिस्तान से गुजरता है, मैं उससे अपना नाम पूछती हूँ,
ताकि कोई तो मुझे मेरी पहचान वापस दे सके। तुम्हारे साथ जो भी हुआ रोजा, बहुत बुरा हुआ, पर अब तुम्हें इस दुनिया से जाना चाहिए। मैं दूंगा तुम्हारी इस गुमनाम कब्र को तुम्हारा नाम। गंगा ने जेवियर की तरफ देखा और उससे कहा, जेवियर चाचा, जाओ, जल्दी जाओ और अपना वो पत्थर खोदने वाला औजार लेकर आओ। जेवियर हांफते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ भागा और वहां से हथौड़ा और छेनी लेकर आया। इस खाली पत्थर पर मैडम का नाम लिख दो। पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि ये कब्र रोजा दियास की है। जेवियर उस कब्र के पास बैठ गया। कब्रिस्तान में बिल्कुल सन्नाटा था। जेवियर ने छेनी पत्थर पर टिकाई और हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। गंगा चुपचाप जेवियर के पास बैठा था और उसके सामने हवा में तैर रही थी वो फेनी की बोतल जिसमें रोजा कैद थी। कुछ ही देर में उस पुराने पत्थर पर साफ साफ लिखा जा चुका था, रोजा डीएस। गंगा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से उस बोतल का ढक्कन खोलकर उसे उस कब्र के पास रख दिया। बोतल से रोजा की रूह धीरे धीरे बाहर निकलने लगी और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। रोजा अब आजाद हो चुकी थी। जेवियर और गंगा ने एक दूसरे की तरफ देखा और भारी मन से कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक से गंगा के कदम रुक गए। उसने हिचकिचाते हुए जेवियर की तरफ देखा और उससे पूछा, वैसे जेवियर चचा, एक बात बताइए, आपको ये कैसे पता चला कि इन मैडम का नाम दियास है? जेवियर के कदम वहीं रुक गए। उसने फाटक की तरफ देखा, फिर धीरे से अपना सिर झुका लिया। उसका चेहरा शर्म और पछतावे से लाल हो रहा था। क्योंकि गंगा, वो कब्र हम ही ने खोदी थी और ये बात पूरे गांव में कोई नहीं जानता था। उस काली रात को रोजा के बाप ने मुझे यहाँ बुलाया था। उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि चुपचाप एक गहरा गड्ढा खोद दो और किसी को कुछ मत कहना। अब मुझे लगा कोई बात होगी, लेकिन मुझे क्या पता था वो अपनी ही बेटी को जिंदा दफनाने जा रहा है। मुझे जब सच पता चला ना, तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। गंगा, सही कह रहा हूँ, मैं डर गया था और तब से इस सच को अपने अंदर दबाए बैठा हूँ। गंगा ने गहरी सांस ली और जेवियर को देखा। जेवियर के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने जेवियर के कंधे पर हाथ रखा और फाटक की तरफ इशारा किया और दोनों चुपचाप कब्रिस्तान के बाहर निकल गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए। क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।